I'm Shell, your educator on CSI NET Life Science category, and today we will talk about structure and importance of tRNA. So in the previous few lessons, we talked about RNA, how it is different from DNA, and how RNA is special, and what are ribozymes, what are aptamers. So we saw many things like this, and yesterday we saw structure of mRNA and rRNA. तो हमने आज तक कितनी चीजें खत्म की। आज अब tRNA की बारी है, tRNA खत्म कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे देख रहे हैं अनअकैडमी की CSI नेट की यूट्यूब चैनल पे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जितने भी लाइव क्लासेस हैं उन सब के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, क्योंकि मेरे अलावा और भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो लाइव क्लासेस लेते हैं यहाँ पे। उसके अलावा अनअकैडमी पे प्राइस हाइक अलर्ट है, मतलब जो भी आप प्लस और आइकॉनिक के प्राइजेस देखते आ रहे हैं वो अब बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं लेने का तो अभी ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। आपको पता है अनअकैडमी की एक ऐप है लर्नर्स ऐप, आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप एक कोड यूज़ करेंगे शेल K10। अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे, लेकिन प्राइस हाइक होने वाले हैं तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हैं, आपका प्लान है तो ले लीजिए। अगर आपने इस ऐप पे शेल K10 यूज़ किया तो आप सारे फ्री प्रोडक्ट्स को भी अनलॉक कर पाएंगे, क्योंकि हमारे ऐप पे बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। ये फ्री प्रोडक्ट्स क्या हैं? स्पेशल क्लासेस जो ऐप पे होते हैं, लाइव होते हैं, वो रिकॉर्डेड वर्जन भी अवेलेबल है, प्लस प्रिंसू गुड इवनिंग एंड बहुत सारे क्विज और टेस्ट होते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री हैं। आपको अगर ये सब पसंद आता है और यूट्यूब की क्लासेस पसंद आती है तो जितने भी एजुकेटर्स आपको ऐप पे और यूट्यूब पे दिख रहे हैं, आपको वो आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से भी पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? अगर आपको पसंद आई ये चीज़ें तो आप ये दोनों में से एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस या आइकॉनिक। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने को मिलेगा, वो भी लाइव क्लासेस में, और लाइव क्लासेस में आप अपने डाउट्स उसी वक्त ही पूछ सकते हैं। पूरे कोर्स को स्ट्रक्चर्ड मैनर में कंप्लीट कराया जाएगा। पूरे कोर्स का चैप्टर वाइज आपको एग्जाम से पहले कंप्लीट कराया जाएगा, और नोट्स मिलेंगे PDF के फॉर्मेट में, और बहुत सारे टेस्ट और क्विज आपको करने को मिलेंगे। देन आइकॉनिक अगर आपने लिया तो आइकॉनिक और प्लस में डिफरेंस है कि आइकॉनिक में इन सारे बेनिफिट्स के अलावा आपको और एक बेनिफिट मिलेगा, वो है पर्सनल कोच। आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जो आपको 24/7 आपके डाउट्स को क्लियर कर सकता है, पर्सनलाइज लेवल पे आपके डाउट्स को क्लियर कर सकता है। तो आपको अगर आइकॉनिक लेना है तो आप आइकॉनिक ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपको डाउट क्लियरिंग पर्सनल लेवल पे मिल सकती है। देन इसके अलावा आपका प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल आपको सेंड किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन में हेल्प किया जाएगा। तो ये सारे फायदे हैं आइकॉनिक लेने के लिए के प्लस के अलावा। अभी बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी भी बैच या किसी भी कोर्स में आसानी से आप उसका पार्ट बन सकते हैं। नीलांजना गुड इवनिंग। देन ये सारे बेनिफिट्स हैं इस ऐप में का सब्सक्रिप्शन लेने से। फिर ये सारे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं आप जिनसे पढ़ सकते हैं। आपको ये स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे कोर्स को कंप्लीट कराएंगे। आइकॉनिक का ये प्राइस टैक्स है, 6 मंथ्स का है 18,000 टोटल, 3,000 पर मंथ। 12 मंथ्स का है 26,000 टोटल, 2,167 पर मंथ। 24 मंथ्स का है 45,000 टोटल एंड 1,875 पर मंथ। तो ये जो है ये नो कॉस्ट EMI में भी आप पेमेंट कर सकते हैं, मतलब आप पेमेंट कर सकते हैं तो आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका हेजल फ्री होगा और उसमें नो इंटरेस्ट। और अगर आपने शेल K10 यूज़ किया चेकआउट के टाइम पे तो आपका 10% ऑफ मिलेगा आपको, और ये 10% ऑफ मिलने के बाद ये सारे प्राइजेस बदल जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि मैंने कहा प्राइस हाइक है तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अभी ले सकते हैं। देन आप प्रोसीड टू पे करेंगे और पेमेंट कर देंगे। नीलांजना, अच्छा ओके। देन आइकॉनिक में ये सारे वो आइकॉनिक के प्राइस टैग्स थे, ये है प्लस के प्राइस टैग्स। 1 मंथ का है 2,900 टोटल, 3 मंथ्स का है 6,250 टोटल और 2,083 पर मंथ। 6 मंथ्स का है 11,250 टोटल
1875 पर मंथ। 12 मंथ्स का है 13,750 टोटल, 1,146 पर मंथ। 24 मंथ्स का है 20,000 टोटल और 833 पर मंथ। तो ये है हमारे प्राइजेस प्लस के। और प्लस में भी आप आराम से, प्लस में अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लस के लिए भी आप अगर शेल के 10 यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा आपके प्राइस में जब चेकआउट करेंगे। तो ये सारे प्राइजेस थे प्लस और आइकॉनिक के, लेकिन प्राइस हाइक होने वाला है तो आप उस हिसाब से अपना प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। हमने अभी तक mRNA और tRNA का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ेंगे हमने अभी तक, यस प्रिंसू, आपको किसी को मैं ठीक से दिख रही हूँ ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक से दिखाई दे रही हूँ ना? मैं ठीक से दिखाई दे रही हूँ? ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं ठीक से दिख रही हूँ, सुनाई दे रही हूँ ना? कोई वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, आई होप कोई वॉइस में प्रॉब्लम ना हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमने अभी तक, यस नीलांजना, ओके थैंक यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रोसीड करते हैं, ठीक है? ठीक है, चलिए mRNA और rRNA के स्ट्रक्चर को देखने के बाद, थैंक यू नीलांजना, अब हम पढ़ेंगे tRNA का स्ट्रक्चर। इसके साथ में क्लासेस RNA की वाइंड अप हो जाएंगी। कल है हमारा डाउट क्लियरिंग क्लास एंड रिवीजन। तो आपका काम है कि आप सारे वीडियोस को अच्छे से देख लें। थैंक यू प्रिंसू, आप सारे वीडियोस को अच्छे से देख लें, अपने डाउट्स को और अपने रिवीजन को अच्छा कर लें, ताकि कल आप शाम को मुझे जो डाउट पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं RNA रिलेटेड। तो tRNA का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसफर RNA। ट्रांसफर RNA मैंने आपको बताया था, इट इज अ टाइप ऑफ नॉन कोडिंग RNA। ये नॉन कोडिंग है। ये नॉन कोडिंग RNA किसमें हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन ट्रांसलेशन, है ना? कैसे ट्रांसलेशन में हेल्प करता है? इट एक्ट्स एज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल बिटवीन कोडॉन्स एंड अमीनो एसिड्स। मतलब क्या है? मैंने आपको ये पता सिखाया है ऑलरेडी कि बेटा ये वाटसन से है, पूरा वाटसन से है। वाटसन का ट्रांसलेशन वाला चैप्टर से ये वाला है। ट्रांसलेशन के चैप्टर में ही आपको mRNA, rRNA और tRNA का स्ट्रक्चर है, ठीक है? आप वहाँ से देख लेंगे, ठीक है? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि mRNA में जो कोडॉन्स होते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कैसे? जैसे समझ लीजिए AUG, CCC, UUU, ACC, इस तरह से mRNA का सीक्वेंस है फॉर एग्जाम्पल। तो आपको मैंने बताया था कि राइबोसोम्स बाइंड करते हैं mRNA पे, और राइबोसोम्स एक बार में 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट को रीड करते हैं। अ सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड एज वन कोडॉन। और यही है राइबोसोम्स tRNA को मैसेज भेजते हैं, और फिर tRNA क्या लेके आते हैं? उस पर्टिकुलर कोडॉन का पर्टिकुलर अमीनो एसिड को लेके आते हैं। इसे कहा जाता है, वो जो पर्टिकुलर कोडॉन और अमीनो एसिड का एक चार्ट है जिसे कहा जाता है जेनेटिक कोड, वो हम आज देखेंगे। हर कोडॉन का एक अमीनो एसिड होता है, जैसे कि UUU का मतलब है फिनाइल एलानाइन, ठीक है? AUG का मतलब है मिथ्योनिन, और अमीनो एसिड्स क्या है वो हम पढ़ चुके हैं। तो tRNA क्या करते हैं? अमीनो एसिड्स लेके आते हैं कोडॉन्स के हिसाब से, और फिर राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं एंड हमारे पास एक प्रोटीन पूरा आ जाता है। आ गया समझ में? तो tRNA क्या करता है? इट एक्ट्स एज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल। एडेप्टर का मतलब आपको क्या पता है? जो जैसे कि इसमें प्लग में लगाते हैं ना, एडेप्टर लगाते हैं, जिससे कि आप और भी बहुत सारे प्लग्स वहाँ पे फिट कर सकते हैं। उसी तरह से tRNA जो है एक अडेप्टर की तरह काम करता है, जो कि कोडॉन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये है रोल tRNA का, या ये है tRNA की एक बेसिक इंट्रोडक्शन। तो tRNA क्या है? इट हेल्प्स इन ट्रांसलेशन। उसके बाद बहुत सारे टाइप्स के tRNA मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हर tRNA जो है वो एक अमीनो एसिड से अटैच्ड होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, हर tRNA एक अमीनो एसिड से अटैच्ड होता है। मतलब every tRNA, there are many types of tRNA molecules, but each is attached to a specific amino acid. And हर tRNA क्या करता है? जैसे कि यहाँ पे हमारा कोडॉन है ना? यहाँ पे हमारे कोडॉन्स है या न्यूक्लियोटाइड्स बोल सकते हैं। एक सेट तीन न्यूक्लियोटाइड्स को एक कोडॉन कहते हैं। तो ये जो tRNA होते हैं,
इन्हें मैसेज जाता है राइबोसोम्स की वजह से। राइबोसोम्स जैसे आते हैं, टीआरएनए आते हैं फिर अमीनो एसिड्स को लेके, ये टीआरएनए इन कोडॉन्स के साथ बाइंड करते हैं और फिर अमीनो एसिड अपना छोड़ के जाते हैं। मतलब जो टीआरएनए है उसका दोनों से कांटेक्ट बैठता है, किसके किसके साथ में, कोडॉन के साथ में और अमीनो एसिड के साथ में। तो कोडॉन के साथ में भी वो बाइंड करते हैं और उसके बाद वो अमीनो एसिड अपना छोड़ के जाते हैं। डिटेल में अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ईच रिकॉग्नाइजेज ए पर्टिकुलर कोडॉन और कोडॉन्स इन द एमआरएनए, मोस्ट टीआरएनएज रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडॉन। मतलब क्या है, एक टीआरएनए मॉलिक्यूल पहले कोडॉन्स जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे समझ लीजिए AUG है, ठीक है। तो जो टीआरएनए होगा, मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा देती हूँ टीआरएनए का। देखिए इस वाले डायग्राम में समझिए कि ये एमआरएनए है और यहाँ पे है AUG फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो एंड है ये एक टीआरएनए मॉलिक्यूल है, आपको पता है। टीआरएनए जो है वो अमीनो एसिड लेके आता है, आपको पता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए उसका अमीनो एसिड टीआरएनए लेके आया। ये जो टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आया, ये टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, उसके एक एंड में वो कोडॉन से इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा कोडॉन है, यहाँ पे टीआरएनए आया, ये वाला टीआरएनए यहाँ पे बाइंड किया। यहाँ पे मैं एक बनाती हूँ एमआरएनए, यहाँ पे समझ लीजिए है AUG, ठीक है। ये AUG से टीआरएनए का ये वाला रीजन जो है वो बाइंड करेगा। तो टीआरएनए का ये वाले रीजन को जो बाइंड करता है कोडॉन से, उसको कहा जाता है एंटी कोडॉन, ठीक है। जो टीआरएनए होता है, ये अगर टीआरएनए है हमारा, पता होगा आप लोगों को, इसको बोलते हैं एंटी कोडॉन रीजन। इसको बोलते हैं एंटी कोडॉन रीजन क्योंकि ये एमआरएनए के कोडॉन से बाइंड करता है, इसके साथ में बॉन्डिंग करता है और फिर वो अपने उसी अमीनो एसिड को छोड़ के जाता है जो कोडॉन यहाँ पे होगा। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो अमीनो एसिड्स जो टीआरएनए होते हैं वो एक से ज्यादा कोडॉन को पहचान पाते हैं। मतलब हो सकता है कि कोई एक टीआरएनए हो जो AUG को भी पहचाने और CCC को भी पहचाने, ऐसा हो सकता है। तो वन टीआरएनए कैन आइडेंटिफाई या कैन बाइंड विथ मोर देन वन कोडॉन, ये बोल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट टीआरएनएज रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडॉन, क्योंकि जितने कोडॉन्स हैं, एमआरएनए तो बहुत सारे टाइप के हैं, उसमें बहुत सारे टाइप के कोडॉन्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो जितने कोडॉन्स हैं उतने टीआरएनए बनाना मुश्किल है। हर एक कोडॉन के लिए अगर एक स्पेसिफिक टीआरएनए हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोडॉन्स तो बहुत सारे हैं। तो इसीलिए एक टीआरएनए एक से ज्यादा कोडॉन से बाइंड कर सकता है। गुड इवनिंग प्रियंका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो टीआरएनए जो है दैट इज हैविंग 75 to 95 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। आपको पता है ये आरएनए मॉलिक्यूल है। एक टीआरएनए क्या है, एक आरएनए मॉलिक्यूल ही तो है। आरएनए में क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जिस तरह से डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, उसी तरह से एक आरएनए में राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो एक टीआरएनए जो है उसमें होता है 75 से 90 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये था टीआरएनए का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। तो टीआरएनए जो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, हम उस बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए इसे इमेजिन कीजिए कि एक लंबा सा टीआरएनए था, ठीक है। ये क्या हुआ, आपको पता है कि जहाँ पे भी अगर कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स आ जाते हैं एक आरएनए मॉलिक्यूल में, तो वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना पाता है। लेकिन ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉट रेगुलर। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये सब पढ़ चुके हैं। तो जो आरएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह से प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से आरएनए का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसका मतलब है एक लंबा सा चेन जिसमें कि न्यूक्लियोटाइड्स यानी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है AUC, CC और कहीं दूर पे है UAGGG, तो ये दो रीजन्स हो गए कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स। तो क्या होगा, ये ऐसे फोल्ड कर जाएंगे, ये आपको पता है। तो ये जो फोल्ड कर जाते हैं ये बनाते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और उनके बीच में बॉन्डिंग होती है। बाकी रीजन में कोई बॉन्ड नहीं बनते, इनके बीच में बॉन्ड्स बन जाते हैं। और फिर जो आरएनए ने जो क्या किया,
फोल्डेड स्ट्रक्चर जो ले लिया उसको कहा जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। ठीक है, आरएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। प्रियंका वॉटसन से है, ट्रांसलेशन वाले चैप्टर से पूरा वहां से लिया गया है, सब पूरा वॉटसन से लिया गया है। आपको वॉटसन के ट्रांसलेशन चैप्टर में mRNA, rRNA और tRNA तीनों का स्ट्रक्चर वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आरएनए है वो जब फोल्ड हो जाता है तभी वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाता है, ये हमने सीखा था। ये देखिए, ये आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए, ये वाली रीजन में कॉम्प्लीमेंटारिटी थी तो उनके बीच में पेयरिंग हो गई, इसको कहा जाएगा स्टेम। ठीक है, यहाँ पे भी देखियो कॉम्प्लीमेंटारिटी थी, पेयरिंग हो गई तो इसको भी कहा जाएगा स्टेम। यहाँ पे भी स्टेम है और यहाँ पे भी स्टेम है। तो दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल और टीआरएनए मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखिए एक लूप है, यहाँ पे कोई आपको ऐसा बॉन्डिंग नहीं दिख रहा होगा, रुकिए मैं इसको रब करती हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड्स जो है इतने दूर में खत्म हो गए, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स नहीं है। ये एक्चुअली में है क्या, एक स्ट्रेट चेन था जो कि फोल्ड हो गया है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स हर जगह पे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, हर जगह पे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। यहाँ के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो पेयर हुए हैं कॉम्प्लीमेंटारिटी की वजह से, यहाँ के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो पेयर हुए हैं, यहाँ के न्यूक्लियोटाइड्स पेयर हुए हैं। लेकिन यह वाला लूप देखिए, क्या यहाँ पे कोई पेयरिंग है? कोई पेयरिंग नहीं है। तो लूप का मतलब है कि यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस नहीं थे जिस वजह से पेयरिंग नहीं हो पाई, और स्टेम का मतलब है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस थे जिस वजह से पेयरिंग हो पाई। तो यहाँ पे देखिए कितने स्टेम लूप स्ट्रक्चर्स हैं, स्टेम लूप कितने हैं, कोई बोल सकता है, जल्दी बोलेगा, स्टेम लूप कितने हैं और कितने स्टेम हैं और कितने लूप हैं? जल्दी 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 जल्दी, कितने स्टेम लूप हैं, कितने स्टेम हैं और कितने लूप हैं? काउंट करके कोई बता सकता है? मैं इनको रब कर देती हूँ तब तक, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कितने स्टेम लूप हैं और कितने स्टेम हैं, क्या कोई बता सकता है? ध्यान से काउंट करके बताएंगे। स्टेम लूप कितने हैं, कितने स्टेम हैं? शिट, मैंने पूरा ही डिलीट कर दिया, कोई नहीं। स्टेम लूप कितने हैं स्ट्रक्चर में, कितने स्टेम हैं और कितने लूप हैं? जल्दी जल्दी बताएगा कोई? ये है एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर टीआरएनए का। टीआरएनए टर्शियरी स्ट्रक्चर तक जाता है, हम देखेंगे आगे टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है। कम से कम मुझे स्टेम लूप बता दीजिए यहाँ पे कितने हैं, बाकी मैं बता दूंगी आप लोगों को। बेटा दिस इज फ्रॉम रेफरेंस, वारिस बेटा दिस इज फ्रॉम रेफरेंस बोलिए, आई एम सॉरी, वॉटसन, दिस इज फ्रॉम वॉटसन। ओके, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन, वॉटसन। ठीक है, बता सकता है कोई? मुझे जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, कितने स्टेम लूप हैं, कितने स्टेम हैं? ओके प्रियंका, कितने हैं? 4 लूप्स हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 4 लूप्स। आपको स्टेम बताएगा कितना है और स्टेम लूप कितने हैं? जल्दी जल्दी। 4 लूप बताया प्रियंका ने। ओके, कितने स्टेम लूप हैं यहाँ पे? ये सब हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको सब सिखा चुकी हूँ। ये वॉटसन से है, ठीक है, वॉटसन की ट्रांसलेशन वाली यूनिट में है। वॉटसन में एक है स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस, जो प्रोसेसेस जिसमें स्टडी करते हैं उसमें ट्रांसलेशन एक यूनिट है, वहाँ पे mRNA, rRNA और tRNA का स्ट्रक्चर है। जल्दी जल्दी बताइए कितने स्टेम? तो 4, लूप तो 4 है। ओके गुड, सही है। स्टेम कितने? नीलांजना नहीं बेटा, ये पाथफाइंडर से नहीं है, सब वॉटसन से। पाथफाइंडर में हो सकता है हो, लेकिन इतना डिटेल में नहीं है, मैंने देखा है, इतना डिटेल में नहीं है वहाँ पे। बोलिए कितने स्टेम हैं और कितने स्टेम लूप हैं? स्टेम लूप यहाँ पे कितने हैं? कोई नहीं बोल पाएगा? स्टेम लूप यहाँ पे 3 है, ठीक है, और स्टेम यहाँ पे 4 है। देखिए कैसे, लूप तो 4 है, ये देखिए, ये एक लूप है, ठीक है, ये एक लूप है, ये एक लूप है, ये एक लूप है। स्टेम कितने हैं? ये एक स्टेम है, यहाँ पे एक स्टेम है, यहाँ पे एक स्टेम है और ये एक स्टेम है, ठीक है। तो 4 स्टेम, 4 लूप, और स्टेम लूप कितने हैं? 3।
स्टेम लूप कितने हैं? 3। ये एक स्टेम लूप है, ये एक स्टेम लूप है, ये एक स्टेम लूप है, लेकिन स्टेम है 4, 1 2 3 4, और लूप है 1 2 3 4। हो गया। बेटा 9 स्टेम नहीं है, स्टेम लूप जो है ये देखो, ये एक स्टेम हुआ, ठीक है, फिर ये एक स्टेम हुआ, ठीक है, फिर ये देखो ये एक स्टेम है, ठीक है, फिर ये एक स्टेम है। डन। लूप है 1 2 3 4। स्टेम लूप कितने हैं? 1 2 3। एम आई डन? एम आई क्लियर? तो ये है हमारा टीआरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें स्पेशलिटीज हमको ढूंढना है। टीआरएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता? एक स्ट्रेट चेन विथ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब इसमें कॉम्प्लीमेंटारिटी है चेन के अंदर, जिस वजह से इसने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना लिया, बट दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज नॉट रेगुलर लाइक डीएनए। कहीं पे होगा, कहीं पे नहीं होगा, उस वजह से इसने इस तरह का सेकेंडरी स्ट्रक्चर ले लिया। अब इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कुछ कुछ स्पेशलिटीज है जो हमें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये देखिए कि 5 प्राइम से 3 प्राइम जो है आरएनए इस तरह से होता, तो ये ऐसे स्टेम लूप बना लिया है, इस वजह से यहाँ पे इसका 5 प्राइम है और यहाँ पे इसका 3 प्राइम है, ठीक है। उसके बाद देखिए, थैंक यू, 3 प्राइम में देखिए एक स्पेशल ट्रिपलेट है, एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड है ACC। ये हमेशा रहता है, ये याद रखेंगे। 3 प्राइम पे हमेशा रहता है ACC, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, इस स्टेम को क्या बोलते हैं या इस एंड को क्या बोलते हैं, ये बात याद रखेंगे। हर एंड का एक नाम है। दिस इज अवर अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, मतलब यहाँ पे अमीनो एसिड लगा हुआ रहता है, कहाँ पे? 3 प्राइम एंड में, which is having a special set of nucleotides called as ACC, and this 3 prime end which is a stem, ये भी बोल सकते हो कि ये वाला स्टेम रीजन है, ये एक स्टेम है। इस रीजन में अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड है, 3 प्राइम एंड के साथ अटैच्ड है, और ACC वहां पे एक न्यूक्लियोटाइड है। प्रियंका एक शॉर्ट नोट में हाइड्रोजन बॉन्ड की वीडियो में समझाइए, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीक फ्राइडे सैटरडे को जो फेस्टिवल होगा उसमें मैं एक हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस रीजन का क्लियर हो गया। इस रीजन का क्या क्या है? एक और ऐसा ही डायग्राम है, वहां से भी हम समझ सकते हैं। ये देखिए, ये तो टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया। आई थिंक वाला डायग्राम कहीं ऊपर रह गया, नहीं हम यही समझ लेते हैं, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो 3 प्राइम एंड है, दिस इज अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, इट इज हैविंग CCA, नीचे से CCA है, ये याद रखना है आपको। एंड दिस इज द अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। टीआरएनए पे क्वेश्चन आता है, ये याद रखेंगे, एक ना एक क्वेश्चन ज्यादातर आता है, तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला एंड तो क्लियर हो गया। अब ये वाला एंड, इस एंड को कहा जाता है डी लूप। इस एंड को, इसको बोल सकते हैं डी स्टेम, या इसको डी लूप बोलते हैं। डी क्यों बोलते हैं? डी स्टैंड्स फॉर डाईहाइड्रो यूरिडाइन। क्या है ये थोड़ी देर में देखेंगे, पहले यहाँ पे सब ये सब देख लेते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर मैं समझाऊंगी हर क्या बात क्या है। डाईहाइड्रो यूरिडाइन एंड, दिस इज अवर डाईहाइड्रो यूरिडाइन लूप। और डी लूप इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड है, या बोल सकते हैं मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है, विच इज द मॉडिफिकेशन ऑफ यूरिडाइन इंटू डाईहाइड्रोयूरिडाइन। एक बात याद रखेंगे, टीआरएनए में क्या होता है, जैसे ट्रांसलेशन हो जाता है, टीआरएनए भी तो किसी एमआरएनए से बना होगा, जैसे ट्रांसलेशन हो जाता है टीआरएनए स्ट्रेट चेन मिलता है हमको, कि पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है इसमें, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। और इस मॉडिफिकेशन होने के बाद स्पेशल टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स इसमें फिट किए जाते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इसमें फिट किए जाते हैं। मतलब जैसे कि कहीं पे यूरिडाइन होगा, उसको वो डाईहाइड्रोयूरिडाइन में कन्वर्ट कर देगा। कहीं पे ये स्यूडो यूरिडाइन
इन यूरिडाइन होगा उसको स्यूडो यूरिडाइन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे कहीं पे इसके पास हाइपोजैंथिन ये इंसर्ट कर देगा। इस तरह से जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो हमने पढ़ा था, याद करो आप लोग, डीएनए में हमने पढ़ा था मॉडिफाइड बेसिस। तो यहाँ पे क्या होता है, टीआरएनए में बहुत सारे टाइप के मॉडिफाइड बेसिस होते हैं और ये मॉडिफिकेशन होता है पोस्ट ट्रांसलेशनली। स्ट्रक्चर देखेंगे, सब देखेंगे, अभी के लिए बस ये आइडिया लीजिए। सारी चीजें हैं मेरे पास, देखिए सब है, डोंट वरी। स्यूडोयूरिडाइन क्या है, हाइपोजैंथिन क्या है, सारा चीज है। वैसे हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं वापस से बताऊंगी। तो ये वाला एंड में ये डी लूप इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पे एक बेस जो है उसको मॉडिफाई कर दिया गया था पोस्ट ट्रांसलेशनली, यूरिडाइन को डाईहाइड्रो यूरिडाइन में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं डी लूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो लूप है इसको बोलते हैं स्यूडो यूरिडाइन। ये साई यू जो लिखा है ना, तो फुल फॉर्म इज स्यूडो यूरिडाइन। So this is our pseudo uridine loop and this is the modified version of uridine same। तो यहाँ पे कहीं पे यूरिडाइन होगा किसी पोजीशन पे जो कि मॉडिफाई होके स्यूडो यूरिडाइन में कन्वर्ट हो गया। स्यूडो यूरिडाइन क्या है देखेंगे, इसलिए इसको कहा जाता है स्यूडो यूरिडाइन लूप। याद रखेंगे 3 प्राइम में अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड और वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड बेस से ACC, ऊपर से नीचे से CCA, दिस इज अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। उसके बाद उसके लेफ्ट में है डी लूप, राइट में है साई यू लूप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक और है जिसको कहा जाता है वेरिएबल लूप, ये वाला है वेरिएबल लूप। ठीक है, उसके बाद और एक लूप है उसको कहा जाता है एंटीकोडॉन लूप। तो मॉडिफाइड बेसिस खाली यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं, बीच में एक आध जगह पे कहीं पे होते हैं, हाइपोजैंथिन भी होता है, देखेंगे। और ये है एंटीकोडॉन लूप। ये एंटीकोडॉन लूप कोडॉन के साथ बेस पेयर करता है। जैसे कि AUG कोडॉन में है, तो जब टीआरएनए आएगा तो टीआरएनए का ये वाले रीजन से ही ये इसके साथ पेयरिंग करेगा। AUG अगर हमारे mRNA में है तो टीआरएनए में उसका उल्टा होना चाहिए, एंटीकोडॉन। क्या होना चाहिए, UAC। तभी ये टीआरएनए आके यहाँ पे बाइंड करेगा और मिथ्योनिन छोड़ के जाएगा। आ गया समझ में आप लोगों को? मैम आप बोले तो एक ग्रुप बना दे और जितने लोग आते हैं सबको ऐड कर दे। एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा मेरे नाम पे, डोंट वरी, मैं बात करती हूँ जल्दी, मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली, मैं अभी टीम से बात करती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल में आप सब ऐड हो जाएंगे, डोंट वरी। हम वहाँ पे बुक्स देख पाएंगे, डाउट क्लियर भी कर पाएंगे और स्पेशल कुछ भी क्लासेस है जो भी मैं आपको वहाँ पे रिलीज करूँगी। मैं बात करती हूँ टीम से, ठीक है। तो इतना कुछ समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक, क्या क्या बातें मैंने की? सबसे पहले तो ये हो गया अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, दिस इज एंटीकोडॉन एंड या एंटीकोडॉन लूप। दिस इज अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, दिस इज एंटीकोडॉन लूप। दिस इज साई यू लूप या स्यूडो यूरिडाइन लूप। दिस इज वेरिएबल लूप। दिस इज डाईहाइड्रो यूरिडाइन लूप। ठीक है, अब हम देखते हैं। हाँ ठीक है प्रिंस, वो करेंगे, मैं बात करती हूँ टेलीग्राम चैनल के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पहले अब हम देखते हैं कि डाईहाइड्रो यूरिडाइन क्या है और स्यूडो यूरिडाइन क्या है। तो देखते हैं यहाँ पे स्यूडो यूरिडाइन, ये मॉलिक्यूल है, ये कैसे बनता है देखिए। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, राइबोस के साथ में जब यूरासिल लगता है तब वो N1 पोजीशन पे लगता है, क्योंकि यूरासिल क्या है, एक पायरीमिडीन है। मैंने आपको समझाया है, पढ़ाया है डीएनए के स्ट्रक्चर में कि जब पायरीमिडीन जब शुगर के साथ लगता है, कार्बन नंबर 1 में लगता है और उसका N1 अटैच होता है, दिस इज अवर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लेकिन अगर यही देखिए, अगर यही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड N1 पे ना बन के कार्बन 5 पे अगर बन जाए यूरासिल के, तो उसे कहा जाता है स्यूडो यूरिडाइन। दिस इज अवर स्यूडो यूरिडाइन। तो ये जो राइबोस शुगर है ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे कार्बन नंबर 5 पे। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? कार्बन नंबर 5 पे आ जाता है, उसे कहते हैं स्यूडो यूरिडाइन। तो ये मॉडिफिकेशन होता है एंड दिस इज पोस्ट ट्रांसलेशनली दिस इज डन पोस्ट ट्रांसलेशनली, ठीक है। अब देखते हैं डाईहाइड्रो यूरिडाइन क्या है। तो स्यूडो यूरिडाइन कहाँ था, यहाँ पे था, यहाँ पे स्यूडो यूरिडाइन था। स्यूडो यूरिडाइन क्या है पता चल गया आप लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये डी लूप है, यहाँ पे डाईहाइड्रो यूरिडाइन है। डाईहाइड्रो यूरिडाइन क्या है देखिए, ये है डाईहाइड्रो यूरिडाइन। यहाँ पे देखिए ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन 5 और 6 में, ये हट के वहां से हट चुका है, जिस वजह से यहाँ की कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए
एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आइटम्स लग गए। ये है डाईहाइड्रोयूरिडीन, डी लूप में जो प्रेजेंट होता है इस तरफ। ये है स्यूडोयूरिडीन जो कि साई-यू लूप में होता है जो कि इस तरफ होता है। आगे समझ में आप लोगों को? ये है मॉडिफाइड बेसिस एंड ये पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफिकेशन होते हैं और ये फिर आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। फिर वो आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब लेता है तो इस तरह से हमें मिलता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्लोवर लीफ मॉडल भी कहा जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इज अ क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ जो है वो एक्चुअली में ऐसा होता है, उसका लीफ ऐसा होता है, इस तरह से दिखता है। मतलब क्या है, उसके 3 लीफ होते हैं, इस तरह से 3 लीफ होते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं क्लोवर लीफ। ठीक है, तो क्लोवर लीफ मॉडल इसलिए क्योंकि ये देखिए 3 लीफ की तरह दिख रहा है ना, और ये इसका स्टेम है जैसे कि क्लोवर लीफ में होता है, इसीलिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है टीआरएनए का उसको क्लोवर लीफ मॉडल भी बोलते हैं। ऐसे ही टर्शरी स्ट्रक्चर भी होता है, हम देखेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ठीक है, डन। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब और एक्स्ट्रा पॉइंट्स जानने के समय आ गया है, हम नए पॉइंट्स जानते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? इज एवरीथिंग क्लियर? यस प्रिंसू, ओके आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि डाईहाइड्रोयूरिडीन होता है, देन स्यूडोयूरिडीन होता है। इसके अलावा भी होते हैं कुछ मॉडिफाइड बेसिस जैसे कि हाइपोजैंथिन। देखिए यहाँ पे थाइमिन होता है आरएनए में, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आरएनए और डीएनए का जब डिफरेंस बोलेंगे तब ये पॉइंट कभी मत बोलना पहले कि यहाँ पे थाइमिन होता है, यहाँ पे यूरासिल होता है, क्योंकि मॉडिफाइड फॉर्म में यहाँ पे थाइमिन हो सकता है, यहाँ पे यूरासिल हो सकता है। डीएनए और आरएनए में सबसे पहला डिफरेंस यही है कि 2' पोजीशन में OH नहीं होता आरएनए में, यही डिफरेंस है, इसी को याद रखना है। तो देखिए स्यूडोयूरिडीन और डाईहाइड्रोयूरिडीन के अलावा और क्या मॉडिफाइड बेसिस है? हाइपोजैंथिन, थाइमिन एंड मिथाइल ग्वानिन। और ये सारी चीजें एंजाइम की वजह से होती हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं इस मॉडिफिकेशंस में। तो हाइपोजैंथिन क्या है और मिथाइल ग्वानिन क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं। हाइपोजैंथिन आपको याद होगा एडेनाइन का मॉडिफाइड बेस है। देखिए यहाँ पे एडेनाइन जो है वो डीएमिनेशन कर लिया है, इसमें डीएमिनेशन के लिए एंजाइम की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एंजाइम की जरूरत नहीं है। तो जो बेस का मॉडिफिकेशन होता है वो एंजाइमेटिकली भी हो सकता है, नॉन एंजाइमेटिकली भी हो सकता है। याद कीजिए आप मेरे डीएनए वाले लेक्चर्स में जब हमने मॉडिफाइड बेसिस के बारे में पढ़ा था तब नॉन एंजाइमेटिक कन्वर्जन्स देखे थे, फिर यूवी रेस की वजह से कन्वर्जन्स देखे थे, तो उसके अलावा एंजाइम्स की वजह से कुछ कन्वर्जन्स देखे थे, ये सारा चीज हम देखे थे। तो जो एडेनाइन जो हाइपोजैंथिन में कन्वर्ट होता है दैट इज ड्यू टू डीएमिनेशन, ये अमीनो ग्रुप हट जाता है और उसकी जगह पे ऑक्सो ग्रुप आ जाता है, एंड दिस इज विदाउट एंजाइम। वेर एज डाईहाइड्रोयूरिडीन जो बनता है, डाईहाइड्रोयूरिडीन कैसे बनता है? यूरिडाइन जो है उसका ये डबल बेस को हटा के, डबल बॉन्ड को हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। किसका? यूरिडाइन का रिडक्शन हुआ है, यूरासिल का रिडक्शन हुआ है। तो यूरासिल का जो रिडक्शन हुआ है दिस इज एंजाइमेटिक रिडक्शन। ठीक है, तो जो मॉडिफिकेशंस हुए हैं बेसिस के प्राइमरी आरएनए बनने के बाद में पोस्ट ट्रांसलेशनली जो मॉडिफिकेशंस हुए हैं और जो ऐड हुए हैं स्यूडोयूरिडीन, डाईहाइड्रोयूरिडीन, हाइपोजैंथिन, ये सारे एंजाइमेटिकली भी हो सकते हैं, नॉन एंजाइमेटिकली भी हो सकते हैं। उसके बाद इस तरह से मॉडिफाइड बेसिस होते हैं और ये एक बेसिक आइडिया है स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए का। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं। टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है उसे क्लोवर लीफ से क्यों कंपेयर किया गया? यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ टीआरएनए क्लोवर लीफ आर, यहाँ पे देखिए एक्सेप्टर आर्म, 3 स्टेम लूप्स रेफर्ड टू एज CU लूप, D लूप एंड एंटीकोडन लूप एंड ए 4th वेरिएबल लूप। ये सारा चीज हम देख चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए द 5' CCA 3', याद कीजिए हमारा था ना ऐसा ही था ना, ये था 5', ये था 3', तो यहाँ पे CCA था, तो the 5' CCA sequence at the extreme 3' end of the molecule is a single stranded region that protrudes from this double strand stem
ऑफ कोर्स देखिए ये सिंगल स्ट्रैंडेड है ना, इतना दूर का सिंगल स्ट्रैंडेड रीजन है, इसमें है क्या क्या, CCA। और ये बात याद रखेंगे, ये जो CCA बनता है ये बाद में ऐड होता है, एक एंजाइम की वजह से ये ऐड होता है। वो एंजाइम के पास कोई DNA या RNA का कोई टेम्पलेट नहीं होता, यही उस एंजाइम का क्या स्पेशलिटी है कि वो DNA या RNA टेम्पलेट के बिना देखिए CCA ऐड कर देता है। तो ये RNA बनने के बाद में ऐड होता है ये 3 CCA। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हो गया। देन साई यू लूप जो है, साई यू लूप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अनयूजुअल बेस साई यू है, तो वो कैसे होता है 5' साई यू CG 3', ये साई होगा, ये साई यू लूप होता है। ठीक है, यानी कि ये जो यू है दिस इज स्यूडो यूरिडाइन जो हम देख चुके हैं, तो ये स्यूडो यूरिडाइन की वजह से उस लूप को ऐसा नाम दिया जाता है। अब जो डी लूप है वो डाईहाइड्रोयूरिडाइन की वजह से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब एंटीकोडन लूप क्यों है, क्योंकि वो एंटीकोडन रहते हैं, उसमें mRNA में कोडन होता है, वहाँ पे एंटीकोडन होता है और वो दोनों बाइंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल लूप देखिए, वेरिएबल लूप क्या है, इट सिट्स बिटवीन द एंटीकोडन लूप एंड द स्यूडो यूरिडाइन लूप, इन दोनों के बीच में है ना वेरिएबल लूप, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, अब ये वेरिएबल लूप, इसका साइज वैरी करता है इसलिए इसका नाम वेरिएबल है। इसमें 3 से 21 बेसेस होते हैं, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वेरिएबल लूप का, इसमें 3 से 21 बेसेस हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक आइडिया है tRNA का। आपको इसमें से क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि टर्शरी स्ट्रक्चर तो हो गया, अब सॉरी एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो हो गया, अब टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो RNA का है वो इस तरह से दिखता है, इस तरह से, इसको रिबन, इसको बोलते हैं रिबन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। मतलब जो tRNA है उसको हमने ड्रॉ करने के लिए तो ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया, लेकिन ये एक्चुअली में ऐसा सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये स्टेम लूप से, लेकिन ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक्चुअली में ऐसा नहीं दिखता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसलिए सिर्फ कहा जा रहा है क्योंकि स्टेम लूप डेवलप कर गए हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं है। फिर इसका मतलब ये टर्शरी स्ट्रक्चर लेगा, जो टर्शरी स्ट्रक्चर लेगा वो इस तरह से रिबन एक दूसरे के ऊपर ऐसे उलझे हुए दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए ये रिबन जैसा स्ट्रक्चर है, तो जो हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर था उसको मैं ड्रॉ करती हूँ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसकी शेप की वजह से नहीं होगा, ये बात याद रखेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसलिए ऐसा है क्योंकि इसमें स्टेम लूप है और ये क्लोवर लीफ की तरह दिखता है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा था क्या, एक्सेप्टर आर्म, मैं यहाँ पे एक बार और अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। ये है हमारा एक्सेप्टर आर्म, तो यहाँ पे देखिए ये एक्सेप्टर आर्म है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये डी लूप है, ये डी स्टेम है, डी स्टेम, ये डी लूप, देखिए यहाँ पे डी स्टेम है, यहाँ पे देखिए डी लूप है। कैसा, ये देखिए फोल्ड हुआ है एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पे हमने स्ट्रेट बना दिया डी स्टेम और डी लूप, लेकिन यहाँ पे देखिए डी स्टेम यहाँ है, डी लूप यहाँ है। अब ये यहाँ पे देखिए वेरिएबल लूप था, वेरिएबल लूप देखिए ये इतनी दूर में है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। अब ये देखिए एंटीकोडन लूप यहाँ पे था और एंटीकोडन स्टेम ये है, देखिए एंटीकोडन स्टेम कहाँ है, एंटीकोडन लूप कैसा दिख रहा है। और ये था हमारा साई यू लूप, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है हमारा साई यू लूप। ठीक है, तो देखिए ये टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, उसे कैसा इमेजिन करना है, हमको क्या देखना होगा, तो यहाँ पर देखना होगा कि द फॉर्मेशन ऑफ 2 एक्सटेंडेड रीजन्स, अच्छा यहाँ पे हमको देखना होगा जो इसको, अच्छा ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं एल शेप, इसको बोलते हैं एल शेप। देखिए हुआ ना, उसका डायग्राम यहाँ पे किया गया है, ये जो है स्ट्रक्चर उसका यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है 2 डायमेंशनल में। ये तो 3 डायमेंशनल व्यू आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे उसका 2 डायमेंशनल व्यू बनाया है जो कि एल शेप है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर स्ट्रेट होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में स्टेम लूप होगा और क्लोवर लीफ होगा, और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो एल शेप होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो जो एल शेप है उसमें क्या है, द एक्सेप्टर आर्म एंड स्टेम ऑफ द CU लूप फॉर्म एन एक्सटेंडेड हेलिक्स इन द फाइनल tRNA स्ट्रक्चर। तो tRNA फाइनली ऐसा स्ट्रक्चर ले लेता है, तो वहां पे इस तरह से हमको दिखाई देता है सब कुछ। सॉरी क्या हो रहा है, नीचे चलिए। हाँ,
इस तरह से सारी चीजें दिखाई देती हैं। डी लूप दूर है, डी स्टेम यहाँ पे है, एंटीकोडन स्टेम यहाँ है, एंटीकोडन लूप यहाँ है। तो ये फाइनली जो मॉडिफिकेशन हो के फाइनल टीआरएनए ऐसा शेप ले लेता है और फिर उसे कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर या तो फिर कहते हैं एल शेप। ठीक है, तो ये था टर्शरी स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद में हम आगे बात करेंगे कि जैसे डी लूप है हमारा सेकेंड, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया हमारा एल शेप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो एल शेप स्ट्रक्चर है उसको कौन कौन सी चीजें स्टेबल करती हैं, क्योंकि आपको पता है डीएनए में जैसे हमने पढ़ा था बहुत सारे टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं जो कि स्टेबल करते हैं। जैसे कि हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, जैसे हो गया बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन, वैन डर वाल्स की वजह से बेस स्टैकिंग आता है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो इन चीज़ों की वजह से हमारा जो डीएनए का डबल हेलिक्स था वो स्टेबिलाईज था। अब ऐसे ही एल शेप जो है टीआरएनए का, जो कि उसका टर्शरी स्ट्रक्चर है, वो किस किस वजह से स्टेबिलाईज्ड है वो देखते हैं। तो पहला है किसकी वजह से, बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन। ये आपको पता है बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन की वजह से जिस तरह से ये देखिए ये डीएनए, ये हमारा टीआरएनए का यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन होगा, क्योंकि ये वाला रीजन क्या है, डबल हेलिकल रीजन अकॉर्डिंग सिमिलर टू डीएनए। और आपको मैंने डीएनए में बताया था ये दोनों हमारा हेलिक्स मेन चेन है, फिर यहाँ पे हमारा नाइट्रोजनियस बेसिस है, और नाइट्रोजनियस बेसिस जब एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक होते हैं उनके बीच में बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन होता है। बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन क्या होता है ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन हो गया, इट इज ड्यू टू वैन डर वाल्स इंटरैक्शन। वैन डर वाल्स इंटरैक्शन की वजह से बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन होता है, मैं ये सब पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो पहला क्या है, बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन, जिसकी वजह से एल शेप जो है वो स्टेबलाइज हो गया। सेकेंड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाता है जब 3 डायमेंशनल स्पेस में इस तरह से जब वो ट्विस्ट होता है ना, तो यहाँ पर देखिए हो सकता है इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ नहीं बनना चाहिए था वहाँ भी बन सकता है क्योंकि वो ऐसे ट्विस्ट हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड इंटरैक्शन ये है जिसकी वजह से वो स्टेबलाइज हुआ है। फिर उसके बाद क्या है, और यहाँ पे कभी कभी नॉन वॉटसन क्रीक पेयरिंग भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद होता है थर्ड इंटरैक्शन क्या है, तो ऑफकोर्स बेस और शुगर फॉस्फेट का बैकबोन की वजह से जो होता है, मतलब जो बेसेस होते हैं, ये शुगर के, ये हमारा बेस है, यहाँ पे फॉस्फेट। तो ये चीजें, ये भी एक टाइप का बॉन्ड है जो कि स्टेबलाइज करता है। बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन स्टेबलाइज करता है और हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज करता है टीआरएनए के टर्शरी स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं एल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा एल शेप में देखिए यहाँ पे एक लिखा है, सेकेंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फाउंड बिटवीन बेसेस इन डिफरेंट हेलिकल रीजन्स दैट आर ब्रॉट नियर ईच अदर इन 3 डायमेंशनल स्पेस बाय टर्शरी स्ट्रक्चर। दिस बेस स्पेस इंटरैक्शंस आर जनरली अनकन्वेंशनल। मतलब ये पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ये एक्चुअली अगर ऐसा होता, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ कहाँ बनते, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स हैं, यहाँ पे जहाँ पे लूप है, जहाँ पे भी स्टेम है, जहाँ भी स्टेम है वहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बनता। किसके बीच में, जहाँ पे स्टेम है वहाँ पे शुगर है, बेस है, फॉस्फेट, शुगर, बेस, फॉस्फेट, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कहाँ बनेगा, जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स होंगे, मतलब स्टेम्स में, जिस तरह से डीएनए में होता है। डीएनए में यहाँ पे हमारा शुगर फॉस्फेट रहता है और यहाँ पे बेस होता है, तो बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कि नहीं। उसी तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सिर्फ वहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा जहाँ पे लूप होगा या जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स होंगे। ठीक है, लेकिन टर्शरी स्ट्रक्चर में वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है जहाँ पे नहीं बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए वो ऐसे ट्विस्ट हुआ है, तो देखिए यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादातर नॉन कन्वेंशनल होते हैं, मतलब नॉन वॉटसन क्रीक पेयरिंग की वजह से आते हैं। नॉन वॉटसन क्रीक पेयरिंग का मतलब, वॉटसन क्रीक पेयरिंग मतलब हो गया ATGC। लेकिन आपको बताया था मैंने कि आरएनए में नॉन वॉटसन पेयरिंग पे बेस पेयरिंग भी होता है, मतलब GU के साथ भी पेयर हो सकता है, GA के साथ भी पेयर हो सकता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टर्शरी स्ट्रक्चर में बनते हैं ड्यू टू दिस रिबन शेप,
मॉडल ड्यू टू दिस रिबन लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ पे जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला तो नॉर्मल जो डबल हेलिकल रीजन्स की वजह से, जो कॉम्प्लीमेंटारिटी की वजह से आए वो, एंड सेकेंड होता है नॉन वाटसन पेयरिंग, दैट इज GUGA। एम आई क्लियर? ये बात क्लियर हुई सबको? ये देखिए, ये उसी स्ट्रक्चर को इन लोगों ने ड्रॉ करने की कोशिश की है सिंप्लीफाइड फॉर्म में या 2D फॉर्म में, ये एल शेप ले लिया। ठीक है, ये वही स्ट्रक्चर है जो कि 3D में है, रिबन रिप्रेजेंटेशन, और ये है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ जिसमें बेस मॉडिफिकेशंस हुए ड्यू टू एंजाइम्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम्स, ड्यू टू नॉन एंजाइमेटिक इंटरेक्शंस ऑल्सो, उसकी वजह से बेसिस मॉडिफाई हो गए। अब इसने, ये है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसने लिया सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसको बोला जाएगा क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक है, अब ये लेगा टर्शरी स्ट्रक्चर विच इज एल शेप्ड। दिस इज 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टर्शरी स्ट्रक्चर। अब एक्चुअली में 3-dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टर्शरी स्ट्रक्चर दैट इज एल शेप लुक्स लाइक दिस। और यहाँ पे क्या क्या होंगे? बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन। बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन में क्या क्या है? वैन डर वाल्स फोर्सेस या वैन डर वाल्स इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन एंड हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। ठीक है, ये तीनों है बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन। सेकेंड क्या है? नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, थर्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स formed due to this overlapping of different regions, and this hydrogen bond is non-Watson-Crick model, non-Watson-Crick interactions. Then next क्या है? नेक्स्ट हो गया हमारा शुगर फॉस्फेट एंड बेस का इंटरेक्शन। इतनी चीजें ये टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती हैं। आ गया समझ में? आ गया समझ में सबको? क्लियर हुआ ये चीजें? क्लियर हुआ ये चीजें सबको? क्लियर हुआ ये सबको? क्लियर हुआ सबको? कौन कौन सी चीजें हैं? बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन, नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, अनकन्वेंशनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन नॉन वाटसन क्रिक पेयरिंग मॉडल, शुगर फॉस्फेट एंड बेस पेयर्स की वजह से जो बॉन्डिंग होती है। इतनी चीजों की वजह से ये टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है। थैंक यू प्रिंसू, आ गया समझ में आप लोगों को? ठीक है, ये है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। और टीआरएनए में यहाँ पे खाली याद रखेंगे जो एक्स्ट्रा CCA लगता है दैट इज ड्यू टू अ स्पेशल एंजाइम CCA सिंथेस, आई थिंक यही नाम है, सिंथेटेज है, आई थिंक ये नाम है सिंथेस, जिसमें कि DNA या RNA कोई टेम्पलेट की तरह काम नहीं करते हैं, फिर भी ये CCA को ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो ये CCA सिंथेस या सिंथेटेज, मैं डाउट में हूँ, ये नाम मैं आपको कल बता दूंगी। इस वजह से ये ऐड होता है और यहाँ पे अमीनो एसिड लगता है। हो गया? आपको क्लियर हुई चीजें? यही है हमारा टीआरएनए का बेसिक स्ट्रक्चर। मेन है कि वंस अगेन प्रिंसू, कौन सा बेटा? इसके बारे में कौन सी चीज फिर से बोलूं? बोलिए। जल्दी बोलिए, क्या बेटा? कौन सा? तो मैं फिर भी थोड़ा सा बोल देती हूँ। देखिए, जैसे कि mRNA था, इसका टीआरएनए जिससे बनेगा, सॉरी मैंने क्या बोल दिया था, ओ गॉड, mRNA से टीआरएनए नहीं, शिट, सॉरी आई एम रियली सॉरी। जैसे कि समझ लीजिए हमारा डीएनए में जीन है, ठीक है, इस जीन से क्या बनता है? या तो mRNA बनेगा, नहीं तो rRNA बनेगा, नहीं तो tRNA बनेगा। ठीक है, किससे बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन होने से। ठीक है, तो मैंने उस वक्त पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बोल दिया, mRNA से बोल दिया, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था, वैसा नहीं है, सॉरी। देखिए, डीएनए में जो जीन है उससे 3 तरह के आरएनए बन सकते हैं जो बेसिक है, मेजर है। इसमें से mRNA क्या है? हमारा कोडिंग है। बाकी का क्या है? rRNA और tRNA क्या है? नॉन कोडिंग है। ये भी कहाँ से बना? ट्रांसक्रिप्शन से ना बना। ठीक है, mRNA ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद स्प्लाइसिंग में जाता है, मॉडिफिकेशन उसका भी होता है।
वैसे RRNA क्या होता है, वो प्रोटीन के साथ मिलते हैं और वो राइबोसोम बना लेते हैं। उसी तरह से tRNA जो होता है उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, मैंने तब पता नहीं क्यों ऐसा बोल दिया, आई एम रियली सॉरी, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था, तब था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। कभी कभी गलती हो जाती है, बोलते बोलते हम बहुत कुछ गलत भी बोल देते हैं कभी कभी। तो क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, मतलब जब DNA के जीन से tRNA बना, ये tRNA क्या होगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होगा, और ये tRNA में क्या होगा, विथ द यूज ऑफ एंजाइम्स और विदाउट एंजाइम्स स्पेशल बेसिस लगेंगे tRNA में। हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर tRNA का क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर tRNA का क्या है, मैंने तब ट्रांसक्रिप्शन बोलने की जगह पर ट्रांसलेशन बोल दिया, और ट्रांसलेशन बोल दिया तो गलती से फिर mRNA निकल गया, उफ आई एम सॉरी। अच्छा देखिए, DNA से क्या, अच्छा अब स्पेशल बेसिस इसमें लग जाएंगे। तो जो tRNA है उसके 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रेट चेन है, जो कि डायरेक्ट अभी DNA से ट्रांसक्रिप्शन होके बना है, ठीक है। अब क्या होगा, इसका मॉडिफिकेशन होगा। क्या क्या इसमें ऐड हो सकते हैं, इसमें डाईहाइड्रोयूरिडिन ऐड हो सकता है, स्यूडोयूरिडिन ऐड हो सकता है, हाइपोजैंथिन ऐड हो सकता है, थाइमिन ऐड हो सकता है, एंड मिथाइल साइटोसिन ऐड हो सकता है, मिथाइल साइटोसिन, एक सेकेंड, मिथाइल ग्वानिन, ओके, एंड मिथाइल ग्वानिन ऐड हो सकता है ना। तो मिथाइल ग्वानिन, ये सारे मॉडिफाइड बेसिस इसमें ऐड हो जाते हैं, इसकी वजह से, एंजाइम्स की वजह से या बिना एंजाइम्स की वजह से। जैसे हाइपोजैंथिन जो है, इट इज ड्यू टू डीएमिनेशन। डन, तो ये हो गया। मैम पाथफाइंडर की बुक अच्छी है ना, अभी तो उससे ही पढ़ रही हूँ। हाँ बेटा, पाथफाइंडर की बुक अच्छी है, उससे पढ़िए। थोड़ा थोड़ा रेफरेंस बुक किसी किसी टॉपिक के लिए देख लीजिएगा, जो मैंने बताया है जिस तरह से, कि जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको थोड़ा रेफरेंस बुक से पढ़ लीजिए, और बाकी आप पाथफाइंडर से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये अब मॉडिफाई हो गया। कैसे, कहीं पे डाईहाइड्रोयूरिडिन आ गया, कहीं पे स्यूडोयूरिडिन आ गया, कहीं पे हाइपोजैंथिन आ गया, कहीं पे थाइमिन आएगा, कहीं पे मिथाइल ग्वानिन आ गया। इस तरह से मॉडिफाइड बेसिस लग गए, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एक मॉडिफाइड tRNA का प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा, क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है, जिसमें स्टेम लूप्स होंगे, क्लोवर लीफ मॉडल। अब ये कन्वर्ट होगा टर्शरी स्ट्रक्चर में, विच इज एल शेप्ड, 2D में और 3D में रिबन मॉडल यूज करके, ये है उसका 3D स्ट्रक्चर, हो गया। और ये जो 3D स्ट्रक्चर है, इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स हैं जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज होता है। सबसे पहले तो बेस स्टैकिंग इंटरैक्शंस होते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड, डबल हेलिकल रीजन है, जहाँ पर भी डबल स्ट्रैंड्स हैं, यहाँ पे इस एरिया में बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। यहाँ पे भी बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे भी बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे भी बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहले बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन, सेकेंड है हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसेस इन द कॉम्प्लीमेंट्री रीजन, थर्ड हो गया हमारा शुगर फॉस्फेट और बेस पेयर का नाइट्रोजनियस बेस के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं उसकी वजह से ये स्टेबलाइज होता है। और फोर्थ क्या है, ये रिबिन होने की वजह से, जब रिबिन हो जाता है ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसके बहुत सारे रीजन्स क्लोज आ जाते हैं और उनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, और ये होता है नॉन वाटसन क्रीक पेयरिंग। नॉन वाटसन क्रीक पेयरिंग का मतलब हमेशा जी सी के साथ लगता है, जो कि वाटसन पेयरिंग है। नॉन वाटसन हो गया जी अगर ए के साथ लग गया, जी अगर हमारा यू के साथ लग गया, तो ये हो गया हमारा नॉन वाटसन पेयरिंग। समझ में आ गया आप लोगों को, ये समझ में आया टर्शरी स्ट्रक्चर किस किस बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है। बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन क्या होता है, जैसे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स पास आते हैं, मतलब यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे अगर जी यू होगा अगर, तो ए और यू के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये तो है ही, हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही। सेकेंड क्या है, ए और यू है, नीचे अगर बाई चांस समझ लीजिए यू ए है, फिर समझ लीजिए सी जी है, इस तरह से सारे बेस पेयर्स हमारे स्टैक में इस तरह से स्टैक होते हैं। मैंने सब डीएनए में बताया था।
तो वो जो स्टैक होते हैं उस वजह से उनके बीच में बहुत सारे इंटरेक्शंस हो पाते हैं। कैसे, क्या क्या हो सकते हैं? तो उनके बीच में वैन डर वाल्स इंटरेक्शन हो सकता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी हो सकता है। ये सब मैंने डीएनए में बताया था, आप वो वीडियो एक बार देख लेंगे। नहीं तो फिर आने वाले समय में कभी हम बॉन्ड्स के बारे में फिर से पढ़ेंगे, उसमें मैं फिर से बताऊंगी वैन डर वाल्स, डाइपोल डाइपोल, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्कशन कर चुकी हूँ इस बारे में। तो ये चीज़ें उसे स्टेबलाइज करेंगी। आ गया समझ में आप लोगों को? यही है टीआरएनए का बेसिक एक स्ट्रक्चर। उसके बाद टीआरएनए को क्या होता है, तो टीआरएनए जब भी अमीनो एसिड के साथ बाइंड करता है उसको उससे पहले चार्ज किया जाता है। तो टीआरएनएज आर चार्ज्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ एन अमीनो एसिड टू द 3 प्राइम एंड, मतलब CCA है ना 3 प्राइम एंड में, यहाँ पे अमीनो एसिड बाइंड करता है। ठीक है, ये जो अमीनो एसिड बाइंड करता है दिस इज ड्यू टू अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ये एंजाइम अमीनो एसिड को इस ACC रीजन से बाइंड करता है, और भी इस तरह से अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ बाइंड कर जाता है। और हर टीआरएनए सिंथेटेज जो है वो इस तरह से बाइंड करके, उसके अलावा टीआरएनए सिंथेटेज जो एंजाइम्स है वो स्पेशल स्ट्रक्चरल फीचर्स को भी पहचानते हैं टीआरएनए के, जिस वजह से टीआरएनए को एग्जैक्ट उसी अमीनो एसिड के साथ बाइंड कराया जाता है जिसके लिए वो है। तो इस तरह से टीआरएनए का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम कल फिर से पढ़ेंगे ये सारी चीजें। देखिए यहाँ पे मैं बता ही देती हूँ, नहीं तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए अमीनो एसिड्स, ये देखिए यू होने से फिनाइल एलानाइन होगा, UUC होने से भी फिनाइल एलानाइन होगा। वैसे देखिए UCU, UCC, UCA, UCG होने से सेरीन होगा। तो यहाँ पे देखिए सारे ये जो कोडॉन्स हैं, वन कोडॉन कैन कोड फॉर मोर देन वन अमीनो एसिड। मतलब एक कोडॉन जरूरी नहीं है कि हमेशा AUG मिथियोनिन के लिए ही हो, AUG और भी किसी के लिए कोड किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि वन कोडॉन कोड्स फॉर मोर देन वन अमीनो एसिड। ऐसा क्यों होता है? ऑफ कोर्स क्योंकि कोडॉन्स कितने, सिर्फ 3 का सेट, न्यूक्लियोटाइड के सेट को एक कोडॉन कहते हैं, है ना। तो अमीनो एसिड्स, जितने अमीनो एसिड्स हैं उनके लिए कोडिंग करने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन को एक अमीनो एसिड के लिए रिप्रेजेंटेशन करना होगा। ये डिटेल हम देखेंगे ये कैसे होता है। देखिए यहाँ पे ये कैसे पता चला कि 3 ही कोडॉन है, ये सब ट्रांसलेशन में देखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे कोडॉन्स का मतलब है सेरीन, ये इतना और इतना मतलब है आर्जिनिन। तो जहां पे भी एंटी कोडॉन AGU होगा mRNA में, tRNA में अगर इसका एंटी कोडॉन है वो पहचान जाएगा कि यहाँ AGU है, तो वो यहाँ पे सेरीन ही लेके आएगा। वैसे AGC अगर है तो भी वो सेरीन लेके आएगा, AGA है तो वो आर्जिनाइन लेके आएगा, AGG होने से आर्जिनाइन लेके आएगा। इस तरह से काम चलता है। ऐसा क्यों है, ये कैसे पता चला कि 2 ही है, ये सब हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये कोडॉन है GUC, तो देखिए यहाँ पे एंटी कोडॉन क्या है CAG। जो कोडॉन होता है उसका अपोजिट वाला, जैसे कि U अगर है तो A होगा एंटी कोडॉन रीजन में, और फिर उनके बीच में इस तरह से बाइंडिंग होती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड है, यहाँ पे हमारा हो गया अमीनो एसिड ल्यूसिन। तो ये देखिए ल्यूसिन यहाँ पे कैसे अटैच किया है, ये वाला एग्जैक्ट बॉन्डिंग कैसे हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के चैप्टर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होगी टीआरएनए की, टीआरएनए क्या करता है एक्चुअली में, और टीआरएनए का स्ट्रक्चर तो हमने अभी तक देख ही लिया था। ठीक है, कल है रिवीजन और डाउट क्लियरिंग क्लास। कल टीआरएनए के रिलेटेड थोड़ा और 5 मिनट में, मतलब ये सारी चीजें बोलूंगी, ये सारी चीजें थोड़ा और बोल दूंगी। अमीनो एसिड सिंथेटेज, टीआरएनए सिंथेटेज क्या होता है, अमीनो एसिड टीआरएनए, ये अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज जो है वही टीआरएनए सिंथेटेज है। देखिए यहाँ पे टीआरएनए सिंथेटेज, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज का काम क्या है, ये अटैच करता है अमीनो एसिड को, सिंथेटेज ये अटैच करता है अमीनो एसिड को यहाँ पे 3 प्राइम एंड में। बस यही वो एंजाइम है। इसका रोल, इसका डिटेल में सारा चीज सब ट्रांसलेशन में पढ़ा जाएगा। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंस बता दी टीआरएनए की थोड़ी सी। टीआरएनए के अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड में अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज आके अमीनो एसिड लगा देता है। अमीनो एसिड कैसे लगते हैं, किस तरह से कोडॉन और एंटी कोडॉन का रिलेशन है वो यहाँ बता दिया गया है, और यहाँ पे कोडॉन किस तरह से एंटी कोडॉन से बाइंड करता है, और यहाँ पे अमीनो एसिड लगता है, और ये टीआरएनए इस अमीनो एसिड को छोड़ के चला जाता है। फिर नेक्स्ट टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आता है
और फिर अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला चैप्टर है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है ऑलमोस्ट क्या ये खत्म हो चुका है। कल रिवीजन और डाउट क्लियरिंग में कुछ कुछ नई बातें अगर सामने आएंगी, आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगी। आपका कल काम है डाउट पूछना, जितना आप पूछेंगे उतना मैं बताऊंगी। तो कल शाम को 7 बजे रिवीजन डाउट क्लियरिंग करने के बाद में हम इस चैप्टर को कल खत्म करेंगे और मंडे से हम डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। और वो बात को ध्यान रखेंगे, मेरे मुंह से वो निकल गया था कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होने से टीआरएनए होता है और फिर टीआरएनए जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफिकेशन किया जाता है और फिर वो मॉडिफाइड बेसिस के साथ में प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है टीआरएनए का, फिर वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है क्लोवर लीफ मॉडल, फिर वो टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है एल शेप 2D में, और 3D के लिए हमें रिबन शेप का यूज करना पड़ता है उस स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी डाउट है कल मुझे बताएंगे, सारा जो भी आरएनए और डीएनए का भी आप पूछ सकते हैं, डीएनए आरएनए सब कुछ आप कल पूछ सकते हैं। कल हम बात करेंगे स्ट्रक्चर सारे चीज़ों के बारे में। मंडे से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज की क्लास हम यही रखते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर